हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सरकार के प्रकार संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट से अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए, किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, ये टॉपिक सब में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका इतना सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है, तो त्रिशंकु संसद का तात्पर्य होता है जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलती है, उस स्थिति में उस स्थिति को हम त्रिशंकु संसद कहते हैं। ठीक है, आगे है अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, ये मैं कई बार आपको करा चुकी होंगी, बट इससे क्या है, तो कई बार क्वेश्चन कराने से क्या होता है, वो ये क्वेश्चन याद हो जाता है। मिसल्स, ये सब क्वेश्चन एकदम कई बार आए हुए फिर भी यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रॉबर्ट मिसेल्स का प्रसिद्ध और बुक इनका रखिए, पॉलिटिकल पार्टी में अल्पतंत्र की लॉ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब रॉबर्ट मिसेल्स ने अल्पतंत्र के लॉ नियम का के बारे में किस पुस्तक में बताई है, तो पॉलिटिकल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी किसकी है, तो रॉबर्ट मिसेल्स की है। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन हो उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथ में होता है। उनके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। ठीक है, आगे है राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनॉस का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। तो ये एक बार मैं फिर से इस कोटेशन को बोलती हूँ। राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनॉस का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। तो ये कॉकर का है। ठीक है, फ्रांसिस विलियम कॉकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में इक्विनॉस के बारे में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी महान देन है। थॉमस इक्विनॉस मध्यकालीन विचारक कहलाते हैं। 1912 से 1225 से लेकर 1270 मध्यकाल के महानतम विचारक है। फोस्टर ने उसे संसार के क्रमबद्ध दार्शनिकों में स्थान दिया। उनके अनेक विचारों में कानून संबंधी विचार काफी महत्वपूर्ण है और उसने इक्विनॉस ने कहा, कानून विवेक का अध्यादेश है जिसे लोक हित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यात किया हो जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। उसने कानून को 4 वर्गों में बांटा है। ये भी ध्यान रखिए, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। वह राजा को विधि निर्माण की शक्ति केवल लौकिक विषयों पर ही देता है। आध्यात्मिक विषयों को राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है। उसे वह दैवीय कानून का अंग बताता है। उसके कानून संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए फ्रांसिस विलियम कोकर ने अपनी पुस्तक रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में कहा है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनॉस का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, तो संसद पर कैबिनेट मंत्री परिषद का वर्चस्व होता है। आगे है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, तो संसदीय शासन को हम उत्तरदायी शासन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंध के आधार पर संसदीय और देशात्मक शासन का विभाजन किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए उसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आया है यूपीजीआईसी 2015 में। यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। ठीक, फिर से बता रही हूँ क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल उत्तरदायी की ओर में नौकरशाही शासन का, ये रेमजियो म्योर का है कथन। उन्होंने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटिश इन गवर्न में नौकरशाही की तुलना
फ्रैंकस्टीन दानव के से की है जो अपनी सृजनकर्ता को ही खा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, ऑप्शन ए। कानून, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है कानूनी अधिसत्ता। आगे है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो यह गणतंत्रात्मक, संघीय और संसदीय। गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। ये टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं। भारत कई राज्यों का एक संघ है, अर्थात ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि भारतीय संसद का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय संघीय संसद है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। गणतंत्र, लोकतंत्र शब्द इस बात का परिचालक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। एक संघात्मक संविधान में सामान्यतः अग्रलिखित आवश्यक तत्व पाए जाते हैं: शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया, न्यायपालिका का प्राधिकार यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक संविधान की उपयुक्त सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान है। आगे है, अधिशात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं? तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्या होते हैं? अधिशात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो अधिशात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। विधानमंडल उनके कार्यकाल में उनको पद से हटा नहीं सकता। कार्यपालिका भी विधानमंडल के समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए अस्थायी शासन होती है वहाँ। अधिशात्मक शासन प्रणाली में सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होता है। ठीक है, डिफरेंस है भी दोनों में, अधिशात्मक और संसदात्मक दोनों। संसाधन में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है, उसमें अलग होता है। आगे है, अधिशात्मक शासन प्रणाली राष्ट्रपति कार्य, देखो अधिशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्ति आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। अधिशात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान दलगत विवादों से मुक्त रहता है, उसकी कार्यावधि निश्चित होती है और सरकार में स्थायित्व होता है। अधिशात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान अपने मंत्रियों में पूरे देश से योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। उसकी पसंद संसदीय प्रणाली की भांति केवल विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं रहती। आगे, अधिशात्मक शासन प्रणाली आधारित है तो सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से। आगे, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय अधिशात्मक के रूप में किया जाता है। तो ये है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। आगे है, अधिशात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? देखो, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता, ठीक है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। आगे, किसने अधिशात्मक शासन प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वॉल्टर वेजहॉर्ट ने किया था अधिशात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग। आगे, अधिशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। क्या? कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। आगे ये आपका राजस्थान में आया हुआ है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अधिशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अधिशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है तो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है।
तो अधिशात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है ना, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। अधिशात्मक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति यानी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होगा। अधिशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अधिशात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। इसी क्वेश्चन को देखो यूपीजीआईसी 2009 में पूछा गया है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति होंगे जैसे संसदात्मक में लोकसभा के प्रति होते हैं। अधिशात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति होंगे। आगे है एक मिनट, निम्नलिखित में अधिशात्मक शासन किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बाकी में नहीं। भारत, ब्रिटेन और फ्रांस में नहीं है। संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता है वो क्या है? तो राजनीतिक दल। ठीक है, संसदीय सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता है? तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का आधारभूत स्थान रहता है। राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र में होते हैं। संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास घूमती रहती है। संसदीय निर्वाचन में भाग लेना, बहुमत प्राप्त करना, सरकार बनाना तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करना राजनीतिक दल का कार्य होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीति के लिए उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वह निम्न में कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति। ठीक है, नाम मात्र की शक्ति। आगे संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, तो संवैधानिक प्रधान होता है। आगे संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें। केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें। देखिए, संघात्मक संविधान में सामान्यतः निम्नलिखित आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान की अपरिवर्तनशीलता, केंद्र एवं राज्य में दोहरी सरकारें, न्यायपालिका का प्राधिकार। आगे है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो यहाँ पे संविधान में संघ और राज्य के मत शक्तियों का वितरण किया गया है, उस आधार पे। आगे चलते हैं, ये टीजीटी में पूछा हुआ है 2003 में। आगे है, संसदात्मक तथा अधिशात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये विधायिका और कार्यपालिका संबंध। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अधिशात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है बिल्कुल, तो इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, तो नहीं है, तो ये हो जाएगा, दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। देखिए, दोहरी कार्यपालिका नाम मात्र संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अमेरिका जैसे अधिशात्मक व्यवस्था वाले देश में कार्यपालिका का विभाजन इस प्रकार नहीं होता। ऐसे व्यवस्थाओं में एक ही प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति ही होता है। आगे दो सदनवाद, निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किस एक ही अनिवार्य विशेषता है? तो संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, शासन सत्ता के मुख्य केंद्र में व्यवस्थापिका द्विसदनीय होना आधुनिक संघात्मक राज्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसे संघ की व्यवस्थापिका में मुख्यतः द्वितीय और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इस सदन के सदस्य केंद्र में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधि निर्माण में संबंधित राज्य के हित का ध्यान रखते हैं। अमेरिका में सीनेट, भारत में राज्यसभा व्यवस्थापिका में संघात्मक शासन के लक्षण है।
द्विसदनवाद संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। एक पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्यतः निम्न विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार एवं संघ की इकाई के बीच शक्तियों का वितरण, संघ एवं इकाइयों के मध्य विवादों के समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायिक सत्ता, संघ द्वारा नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु द्विसदनीय व्यवस्था आदि। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो संघीय व्यवस्था। निम्नलिखित में कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय शासन में समन्वय। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य में किया है? स्ट्रॉन्ग ने किया है। आगे है डाइसी का, देखो फाइनर का एक है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसका इच्छा और उसकी अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानून सर्वशक्तिमान होते हैं। डाइसी एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। आगे एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो विधायिका कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता शक्ति एवं केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा उसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है एकात्मक सरकार के रूप में। आगे है एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में होती है। तो यह है डाइसी, केंद्रीकृत शक्ति में होती है, डाइसी का है। डाइसी की बुक भी याद रखिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा एकात्मक राज्य है? तो यूके है। परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में लिखी है? तो इकोनॉमिक्स एंड द फिलॉसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 1844। ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये पीजीटी 2021 में है, क्योंकि अम्बेडकर और मार्क्स के बुक को आपको उसमें भी आएगा, क्रम में भी सजाने को आ जाएगा। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान और चीन, ये वाला गलत है। इंग्लैंड तो जैसे जानते थे संघात्मक नहीं है, तो कर लेते हैं आप। बाकी आप जानते हो नहीं जानते उससे नहीं, कभी कभी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे कि जो हमें पक्का पता कि ये तो नहीं है, तो बस यही हो जाएगा, बाकी में उतना ध्यान देना ही नहीं है। कौन सा देशात्मक और संसदीय प्रणाली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आया, फ्रांस। यह किसका कथन? संविधान सरकार को निरंकुश कार्यों को सीमित करता है, निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। स्ट्रॉन्ग है इसलिए निरंकुश कार्यों को, स्ट्रॉन्ग का एक ऊपर भी हम पढ़े तो एक जगह आप लिख सकते हो उसे। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होता अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होती है। ये जेलिनेक का कथन है। ठीक है, जेलिनेक का क्या है? संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होता अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी, जेलिनेक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।